नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और बेहतरीन क्लास में मैं आप सभी को बताते चलूँ कि अभी आगामी एग्ज़ाम आपका बिहार में बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ऑफिस अटेंडेंट सभी एग्ज़ाम आपका लगातार होने वाला है। और बहुत सारे लोगों का साइंस पोर्शन बहुत ही वीक है। कई लोगों का कहना है कि साइंस हम कहाँ से कवर करेंगे। तो सबसे तो पहले मैं क्लास 9 को कवर करूँगा और क्लास 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को कवर करूँगा और बेसिक से चीज़ों को बताऊँगा। अभी आपको जो एग्ज़ाम जनवरी में है, हर एक चीज़ों को हम यहाँ से कवर करते जाएंगे। आप कहीं भी टीचिंग नहीं किए हों, कोचिंग नहीं लिए हों, कोर्स नहीं लिए हों, कोई बात नहीं, आप इन सभी वीडियो को देखिए, समझिए। आप सभी का जो है साइंस का जो आपका समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ों को सुनना है और देखना है कि कैसे यहाँ पे आपके सवाल यहाँ से भिड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे मुद्दे पे आऊँगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहला टॉपिक है आज का वो है हमारा एनसीईआरटी का हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैटर इन आवर अर्थ। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, एक एक चीज़ों को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज की इस बेहतरीन सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते चलते हैं क्या क्या यहाँ पे बोला जाता है। बोला ये जा रहा है कि हमारे चारों ओर नज़र दौड़ने पर हमें नज़र दौड़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, और पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत, एक कण, ये सभी क्या है, पदार्थ में काउंट किए जाते हैं, जिसको भी मैंने आपको अंडरलाइन किया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। यानी हमने बोला हवा, पानी, सारी जो चीज़ें उस सभी का एक द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरते हैं। जो भी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो स्थान घेरता है, जिसको हम लोग आयतन भी बोलते हैं, है ना। तो साफ शब्दों में जिस भी पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम लोग द्रव्यमान देखते हैं और द्रव्यमान को क्या समझते हैं कि वो आयतन घेरती है, स्थान घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दर्शकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा है। यानी तत्व को जो है, मैटर को जो है 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे पंच तत्व भी कहा जाता है। और ये जो पंच तत्व है ये क्या क्या है, तो 5 कैटेगरी को बांटा गया है मैटर को, पदार्थ को। एक है वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा आग, चौथा जल और पांचवा आकाश। 5 भागों में बांटा गया है। वायु यानी हो गया आपका एयर, पृथ्वी यानी धरती, अग्नि हो गया आग, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से वस्तुएं बनी हैं, और चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। यह बिल्कुल फैक्ट वाली बात यहाँ बोला गया है कि जो पदार्थ बनी है यही सब चीज़ों से बनती है। ठीक है, या सजीव हो या निर्जीव, सजीव या हो निर्जीव। उस समय के यूनानी दर्शकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार भागा, क्या किया था, वर्गीकृत किया था, यानी उनको बांटा था उस टाइम के जो वैज्ञानिक लोग थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से बांटा है। आधुनिक तौर पर, यानी आधुनिक तौर पर देखा जाए तो 2 रूपों में इसको बांटा गया है। ठीक, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को भी आगे के अध्ययन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। पदार्थ का जो है भौतिक रूप क्या होता है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्या होता है। देखिए, पदार्थ का भौतिक रूप होता है वो हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ से आप समझिए, पैराग्राफ आपका है, ये है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। हम भौतिक रूप में जा रहे हैं, ठीक है। भौतिक रूप के अंदर आता है पदार्थ कैसे मिलकर बना होता है, तो कई कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। 2 विचारधाराएं इसको देखा गया था। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसके रूप में ये सतत होता है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग बातें आपको कहेंगे। तो पहले
कैटेगरी के जो लोग आए थे उनका ये कहना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, लेकिन अन्य जो विचारधारा आया था उसमें ये कहा गया था कि पदार्थ कई कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो चीज़ें कहा जा रहा है ये पदार्थ का भौतिक रूप में बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग क्रियाकलाप में भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप में ये बोला गया है कि 100 ml का एक बीकर ले लें, इस बीकर का जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। ठीक, दिए गए नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में मिला देना है। जल के स्तर में आए बदलाव का पर ध्यान दें कि किसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए। तो ये आपको क्रियाकलाप है। आप फिजिकली भी आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको वहाँ से ही पता चलेगा कि कण कैसे कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे समझिए ये बोला जा रहा है आपके सामने कि इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कण से बने होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं छोटे छोटे कण से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऊपर जो क्रियाकलाप दिया गया तो जब उसको किया गया तो उसमें चम्मच में रखी गई नमक या शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने भी किया। तो फिजिकल करने के बाद जो है हमें क्या मिला, देखिए हम शुरू में जल था, फिर नमक मिलाया, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण को जो है आगे डाइवर्ट करके यहाँ पे देखिए क्या मिला गया, जल मिला करके इसको किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जल है और ये नमक है, तो नमक का जो छोटा छोटा कण था वो भी यहाँ पे अपना रूप चेंज कर लिया। समझिए क्या बोल रहा है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं, पानी में जब हम नमक घोल रहे हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समायोजित हो जाता है। समझ गए कि शुरू में हम लोग जल में नमक लिए, ठीक, जल में हम लोग नमक ले लिए तो नमक का जो कण था ना वो पानी के बीचों बीच जो रिक्त स्थान होता है उसके बीच में एक जगह बना रहा है ना, यानी इस जगह बनाकर क्या होता है, समावेशित हो रहा है। ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो पदार्थ के कण जो है काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए पोटेशियम पर्ग मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लेना है और इस घोल में लगभग 100 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला देना है। फिर इस उपरोक्त घोल में 100 ml पानी निकालकर उसे 90 जल में मिला देना है। ये चीज़ करने के बाद जो है इस प्रकार घोल को 5 से 8 तक तनकृत करें। क्या जल अब रंगीन हो रहा है, ये चीज़ आपको देखिए यहाँ पे आपका तो कैसे कैसे डार्क से लाइट में जा रहा है। ठीक है, चलिए अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक तनकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी नज़र आता है। ये भी एक अलग चीज़ है। अब समझिए ये जो प्रयोग हुआ, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम पर्ग मैग्नेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम पर्ग मैग्नेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में बटेगा और अंततः इसमें लास्ट में क्या होगा, एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम पर्ग मैग्नेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। अब समझिए कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि कल को कोई अगर पूछ ले आपसे कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो कितने बड़े या कितने छोटे होते हैं, क्या हम उसको देख सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, कि वो एक एक्चुअल मामले में इतना छोटा कण होता है कि हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, अब आगे आइए पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनके फैक्टर होते हैं, उनके एक्चुअली गुण क्या होता है, ये भी तो हमें समझना है ना। पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा कैसे कहाँ पाया जाता है, अब उसका गुण क्या होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम समझते हैं कि जो पदार्थ होता है और कणों, एक पदार्थ कण जो होगा उसके बीच एक खाली स्पेस जगह होगा। जैसे मैंने बताया था कि पानी में आपने नमक को डाला तो पानी
और नमक के बीच एक छोटा छोटा क्या रिक्त स्थान होने लगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझिए, एक हम फिजिकली तौर पे समझते हैं कि कैसे होता है। देखिए, एक और 1.2 में नमक, शक्कर, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, चाय बना लीजिए या नींबू बना लीजिए, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के खाली स्थानों में समायोजित हो जाता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब वो मूवमेंट करते रहता है। ऐसा नहीं कि वो एक जगह पे कहीं स्टैब्लिश रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो एक्टिविटी करते रहता है। ठीक है, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। ठीक है, मैं इसको फिजिकल तौर पे आपको बता रहा हूँ कि एक क्लासरूम में गए, ठीक, एक कोने में हमने क्या कर दिया, बुझा हुआ अगरबत्ती रख दिया जो कि बुझ गया है। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना होता है? अगर अगरबत्ती जला दे तो क्या होता है? क्या दूर से ही इसका सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण में ही नोट कीजिए। तो इससे भी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। चलिए, क्रियाकलाप से भरे 2 गिलास, हम लोग करते हैं क्रियाकलाप। समझिए, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें जिसमें पानी डाला हुआ है। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें। ठीक, 2 हमने बाल्टी लिया था, दोनों में हमने डाला पानी, और एक के ऊपर हमने क्या कर रहे हैं कि हम इस पर 1 बूंद लाल स्याही डाल रहे हैं, मतलब लाल स्याही को डाल रहे हैं या नीली स्याही को डाल दें, और दूसरे में शहद डाल रहे हैं। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। आपने इससे क्या होता है ये भी प्रोक्षण में आपको नोट करना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे क्या क्या होता है। चलिए अब हम सीधा फैक्ट ही पढ़ते हैं। इन तीनों क्रियाकलापों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बिल्कुल भाई, पदार्थ एक ऐसा चीज़ है कि मैंने बोला कि एक जगह तो रुकेगा नहीं, वो मूवमेंट करते रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर करते रहेगा, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। यानी जो पदार्थ होता है उसमें एक ऊर्जा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। किस लिए? क्योंकि वो निरंतर गतिशील होता है। ठीक, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तो ये यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कोई भी दरोगा और एग्ज़ाम में कि अगर हम कण में, यानी जो कण है, अगर उसमें हम टेम्परेचर देंगे तो उसका गति बढ़ेगा या घटेगा? तो वो तो ऑब्वियस बात है कि भाई ऑलरेडी साल मूवमेंट होते रहता है। अगर हम उसमें टेम्परेचर देंगे तो उसमें जो गति की जो ऊर्जा है वो तेज़ हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, डायरेक्टली आप समझिए कि उसको गर्म अगर कर रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये समझिए आप। अब आगे चलिए, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप से हमने क्या देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाता है। कोई बाहर से फोर्स इसमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों से समावेशन के कारण होता है। तो जो हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण एक दूसरे से अंत मिश्रित हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में एक खाली स्थान होता है। जो खाली स्थान होता है वो समावेश के कारण होता है, और 2 विभिन्न पदार्थों कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यानी विसरण क्या है? 2 अलग अलग पदार्थ के कणों का जो स्वयं मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई भी कण को अगर टेम्परेचर दे देंगे तो और गतिशील हो जाती है। तो इसमें एक भी फैक्ट इसमें दिया हुआ है कि हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। ठीक है, पदार्थ जो होता है ना, वो पदार्थ का जो कण होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को आपस में खींचते हैं अपनी ओर। ठीक है, चलिए ये एक्चुअली क्या क्रियाकलाप से भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको लेटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये जो फिजिकल क्रियाकलाप यहाँ पे किताब में बताया गया है कि इस खेल के मैदान में खेलें। आइए बताएं कैसे कैसे करना है। पहला समूह बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे कसकर पकड़ लेना है। ठीक, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाए। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर
छोटे छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप करने के बाद जो है हम क्या समझते हैं, देखिए इसमें ये समझते हैं कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यानी जो पदार्थ होता है, मान लीजिए ये पदार्थ हो गया, ये पदार्थ हो गया, ठीक है, इसके बीच में एक बल कार्य करता है। ठीक, बल कणों के साथ कार्य करता है। यह बल जो है कणों को एक साथ रखता है, मतलब जो फोर्स लग रहा है ना, वो आपस में बैलेंस करने की कोशिश करता है। इस आकर्षण बल का समर्थ प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें आकर्षण अट्रैक्शन अलग होगा, इस वाले में अलग होगा, तो दोनों अलग अलग होगा। जो कि एक फोर्स होता है, ये फोर्स जो है दोनों को बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है अवस्थाएं, यानी कि इनका पोजीशन। ठीक है, आपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। ठीक है, और ये 3 रूप में होते हैं। अब पदार्थ कितने रूपों में, 3 रूपों में बांटा जाता है, आपको पता होगा। तो कौन कौन रूप है, ठोस है, द्रव है और गैस है। ठीक, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं जो कि 3 रूपों में बांटा गया है। एक आपका हो गया ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इन 3 रूपों में बांटा गया है। उसके कण की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ठीक है, विशेषताएं अलग अलग होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे हमने अभी बोला कि ठोस है, द्रव है, गैस है, 3 अवस्थाएं हैं, और तीनों अवस्थाओं को अलग अलग हम एक एक करके चीज़ों को क्लियर करेंगे। पहला जो हमारा अवस्था है, जिसको हम लोग समझा कि ठोस अवस्था होता है पदार्थ का। ठीक है, अब इस ठोस जो अवस्था है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे कैसे ये ठोस होता है। ठीक है, चलिए, उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। कौन सा उदाहरण ठोस के हैं, तो देखिए ये सब उदाहरण ठोस के हैं। वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार रेखा चित्र बनाना है। क्या इन सभी का निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं स्थिर रहता है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है, इनका क्या एक दूसरे से विचरण संभव है, बल लगाकर इनको संपीड़न करना। ये सब जो चीज़ें बोला जा रहा है वो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये सब मैंने बताया कि ये सब जो चीज़ें क्या था, ये सब चीज़ें ठोस के हैं। हम देखते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड़न होती है। यानी जो हमारा ठोस होता है अवस्थाएं, इसमें क्या होता है कि एक एक इसका निश्चित आकार होता है, फिक्स सीमाएं होती है, आयतन भी आपका स्थिर रहता है, नग्न संपीड़न होती है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को ही बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि बल लग गया तो चेंज हो जाएगा, वही सेम अवस्था में ही रहेगा। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। यानी जो आपका जो हमने बोला ठोस इस जो हमने अभी पहला जो टॉपिक पढ़ा, कौन सा पढ़ा, हमने अभी जो पहला टॉपिक पढ़ा पदार्थ की अवस्थाएं, जिसका पहला हमने ठोस अवस्था पढ़ा। ये जो ठोस अवस्था है, इसमें क्या बोला गया है, इस ठोस अवस्था में आपका क्लियर तौर पे अभी भी बोला गया है कि ये जो होते हैं दृढ़ होते हैं, दृढ़। ठीक, चलिए अब आगे बढ़िए। रबड़ बैंड को क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, ये क्या है, ठोस है या नहीं, आप बताइए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा आपके सामने कि अपना वो आकार नहीं बदलता है। ठीक, तो रबड़ क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जाता है, आकार तो खींच देंगे तो वापस छोड़ेंगे तो वापस तो उसी आकार में आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठोस अवस्था में ही आपको बोला जाएगा। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने वाले चीनी, नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है, तो बिल्कुल ये भी मान सकते हैं। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। चलिए, तो ठोस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी ठोस ही हैं। अभी हमने बोला ना कि ये सभी ठोस ही हैं। क्यों है, तो देखिए क्यों है, क्योंकि बाह्य बल लगाने जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, और जैसे ही बल हटाएंगे यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाएगा। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। तो बिल्कुल जो आकार वही आकार में रहे वही तो ठोस है। चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते, ये वापस उसी तरह से ही रहते हैं, बर्तन भी उसी में आ जाएगा।
स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ना है द्रव का दूसरा अवस्था, द्रव का अवस्था। ठीक है, द्रव का अवस्था ही हम लोग कर रहे हैं। चलिए, हमने कई सारे क्रियाकलाप किया। इस क्रियाकलाप से हम यह पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार तो द्रव में नहीं हो सकता लेकिन आयतन एक निश्चित होता है। जिस बर्तन में हम इसे रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। द्रवों में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं तरल होते हैं। तो द्रवों में आकार तो बदलेगा लेकिन ये कैसा है रहेगा, ओवरऑल तरल रहेगा। तो देखिए, ये जो चीज़ें मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक उठाया है जो कि यहाँ तक मैंने कवर किया है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आगे की वीडियो में आपको मिलेगी। शॉर्ट वीडियो दूंगा ताकि आपका कम टाइम में आपका चीज़ें क्लियर हो। हर एक चीज़ यहीं से आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिएगा। आपके दरोगा एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, साइंस के। तो साइंस आपका मजबूत करना है, इसके लिए आप लोग इसको देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।